हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में एक चर्चित टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं और यह टॉपिक जुड़ा हुआ है किस चीज से? तो IR से, और थोड़ा बहुत इसको हम इकोनॉमी से भी जोड़ करके देख सकते हैं। किस तरीके से ये टॉपिक दोनों विषयों से जुड़ रहा है, इसके बारे में हम डिटेल में अभी समझेंगे। सामने आप पैनल पर देख रहे हैं कैसे बनेगा भारत चाइना +1 का अगुवा, है ना। चाइना +1 एक टर्म है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि आखिर ये टर्म क्या कहता है और इससे संदर्भित जो भारत की स्थिति है, भारत इस मामले में किस तरीके से यहाँ पर कार्य कर सकता है, इस सभी विषयों पर आज की चर्चा में हम बातचीत करेंगे। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी गतिविधियां चलती हैं, उस लिहाज से यह जरूरी हो जाता है कि भारत उस कंटेक्स्ट में क्या कुछ स्टैंड ले रहा है, क्या कुछ वो कदम उठा रहा है। ठीक है, अब वो चाहे पर्यावरणीय मामला हो, चाहे वो आर्थिक मामला हो, चाहे वो रणनीतिक मामला हो, चाहे वो कोई भी मामला हो, राजनीतिक मामला हो, कोई भी मामला। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर हमें यह भी समझने की आवश्यकता होती है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक गतिविधि कोई ऐसी संचालित हो रही है जिसका इम्पैक्ट भारत पर पड़ सकता है या फिर भारत उस संदर्भ में कुछ भूमिका निभा सकता है, तो फिर ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है जानना और समझना। ठीक है, तो चलिए इसी संदर्भ में हम आज की चर्चा में बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझें कि आखिर इस चर्चा में जो डायमेंशंस हैं वो क्या हम पिक करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर चाइना +1 रणनीति का मतलब क्या होता है। दूसरा, हम ये समझेंगे कि आखिर इस रणनीति की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है। और तीसरा, हम जो पक्ष है वो समझेंगे कि भारत के पक्ष में इस पूरे मामले में क्या कुछ बिंदु उभर कर सामने आते हैं। ठीक है ना। आइए देखो, चाइना +1 रणनीति जो है ना, एक बिजनेस स्ट्रेटजी है, एक कारोबार, एक व्यवसायगत रणनीति के तौर पर इसे देखा जा सकता है। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वैविध्य को बढ़ावा देने की ओर अग्रसर करने की रणनीति है ना। वैविध्य को महत्व, वैविध्य का मतलब क्या हुआ, है ना। मैंने थोड़ी सी टिपिकल हिंदी लिख दी है। वैविध्य का मतलब हुआ डाइवर्सिफिकेशन, है कि नहीं। डाइवर्सिफिकेशन, किस चीज का डाइवर्सिफिकेशन किया जाए, डाइवर्सिफिकेशन किस चीज का किया जाए, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, है ना। और साथ ही यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि जो भी कंपनियां लंबे समय से चीन में आकर करके इन्वेस्टमेंट कर रही थी, निवेश कर रही थी, अब धीरे धीरे उनका जो एक मोह है चीन के प्रति उठ रहा है। किन्हीं वजहों से, वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण वजहें हैं ये हम जिक्र करेंगे। और जब ये मोह उठ रहा है तो फिर विचार ये है कि हम केवल चीन में ही अब अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट न करें, अधिक से अधिक अपना जो आर्थिक कारोबार है, सप्लाई चेन है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आपूर्ति श्रृंखला कहते हैं, इसका संकेंद्रण केवल चीन तक ही सीमित न हो, बल्कि इसको डाइवर्सिफाई करें, है ना। इसको चीन से इतर भी थोड़ा सा इसको आगे मूव ऑन करवाएं, इसको आगे अग्रसर करवाएं। और इसी के संदर्भ में यह वैविध्य को महत्व दे रहा है चाइना +1 रणनीति। इसीलिए कहा जा रहा है चाइना +1, चीन +1, है ना। पहले केवल चीन पर अधिक फोकस किया जा रहा था। मैक्सिमम जो मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती थीं, वो सामान्य तौर पर चीन में अधिक से अधिक वो इन्वेस्टमेंट करती थी। क्यों? इसका कारण क्या है भाई, चीन में क्यों अधिक वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी? तो इसके पीछे 2-3 कारण हैं जिसको आपको समझना चाहिए। पहला कारण तो यह है कि यहाँ पर अपेक्षाकृत जो मजदूरी दर होती है वो कम होती है। ठीक है, साथ ही यहाँ पर जो लागत लगती है वस्तुओं के उत्पादन में, वह अपेक्षाकृत कम मानी जाती है। इसके अलावा जो यहाँ पर बाजार है ना,
बाजार यहाँ पर बेहतर है, ठीक है ना। एक तो डोमेस्टिक घरेलू स्तर पर ही एक व्यापक बाजार मिल जाता है ना, और बाजार सहज और सरल है। तो इस लिहाज से भी ये जो फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स जो कंपनीज हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उत्पादों से संबंधित वो आकर करके निवेश करना चाहती थी, तो इन सभी फैक्टर्स को देखती थी, है ना। देखो सिंपल सी बात है दोस्तों, ये तो एक कॉमन सेंस वाली बात है कि एक सामान्य तौर पर एक छोटी सी दुकान करने वाला भी जो इंसान होता है, वह मुनाफा चाहता है। वह कोई भी छोटा सा भी कारोबार करता है, छोटा सा भी वो व्यवसाय करता है, तो मुनाफा चाहता है। मुनाफा तो हर कोई चाहता है, और मुनाफा तब ज्यादा होता है जब आपको लागत कम लगे, आपको उसमें जो श्रम है वह श्रम कम लगे, और उसके अनुपात में जो आपको इनकम हो रहा है, जो आपको उसका रिटर्न मिल रहा है, वह रिटर्न ज्यादा मिल रहा है ना, अपेक्षा से भी ज्यादा मिल रहा है। तो ऐसे में मुनाफा ज्यादा होता है, और इस कारण से लोग उस संदर्भ में वहां पर इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा उचित समझते हैं। और यही स्थिति चीन के संदर्भ में बीते कुछ समय से देखी जा रही, ठीक है ना। लेकिन अब इसमें परिवर्तन क्यों देखा जा रहा है? अब क्यों कंपनियां चीन के बाद +1 की ओर आगे बढ़ रही हैं? जो अन्य देश हैं, जो महत्वपूर्ण देश हैं, वे चाह रहे हैं कि नहीं भाई, अब चीन ही केवल एक महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमें और भी थोड़ा विकल्प तलाशने की आवश्यकता है ना। ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे, और इसी संदर्भ में यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाएगा कि भाई भारत यहाँ पर कहाँ ठहरता है। क्लियर? चलिए, तो यही यहाँ पर कहा गया है कि अन्य देशों में निवेश को बढ़ावा देने की बात यहाँ पर की जा रही है, और इस रणनीति पर साल 2018 से ही काम किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार सामने देखा गया, बल्कि 2018 से ही इस पर विचार किया जा रहा है। लेकिन हाल के संदर्भ में इसको लेकर करके जो चर्चा का बाजार है वो अधिक देखा जा रहा है, ठीक है। कोविड के बाद इस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। देखो ये बात निकलकर सामने आ गई कि कोविड-19 का जो एक लंबा कार्यकाल रहा है ना, 2 साल का ये जो अपना पद ग्रहण किए रहा कोविड वायरस, है ना, तो इसके कारण अलग अलग स्तरों पर स्थितियां परिवर्तित होती गई, बदलती गई, है ना। यहाँ पर आपूर्ति श्रृंखला जो है, सप्लाई चेन, ठीक है ना, आपूर्ति श्रृंखला पर बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि नकारात्मक प्रभाव पड़ा। आपूर्ति श्रृंखला का मतलब मैं आपको बता देता हूं, इसका बहुत ही सीधा सा मतलब आप ये समझिए कि उत्पादन से लेकर करके और उसको उपभोक्ता के घर तक पहुंचने में जो पूरी की पूरी एक प्रक्रिया है, इसको आप सप्लाई चेन के तौर पर समझ सकते हैं, है ना। इसमें जितनी भी चीजें हैं सब एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं, है ना। इनका परिवहन, इनका एक जगह से दूसरे जगह लाने और ले जाने में जो खर्च है वो, और कहाँ पर इनका उत्पादन किया जा रहा है, किस वस्तु कच्चे माल को हम रेडीमेड कैसे बना रहे हैं, ये सब इसमें शामिल किया जा सकता है, ठीक है। तो इस पर एक नकारात्मक प्रभाव इस कोविड-19 के काल का देखा गया, ठीक है। अच्छा, अब इससे संदर्भित जो अन्य पक्ष है वो क्या है? अब यहाँ पर ये बात सामने आ रही है कि भाई क्यों जरूरत है चाइना +1 रणनीति की, क्यों ऐसा विचार सामने आ रहा है? तो पहली बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि चीन ने हाल के समय में अपने कॉर्पोरेट टैक्स में बढ़ोतरी की है। जाहिर सी बात है, जब यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स में बढ़ोतरी होगी तो जो कंपनियां यहाँ पर काम कर रही हैं बाहर से आकर करके, इनको तो पहले लगता था कि हाँ, यहाँ पर तो आसान हमें वातावरण मिल रहा है हर स्तर पर। लेकिन अब जब चीन की सरकार के द्वारा कॉर्पोरेट टैक्स में बढ़ोतरी की जाएगी, तो फिर इसके कारण इनको भी ज्यादा से ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, है ना। तो इससे वो निश्चित तौर पर चाहेंगे कि हमको इससे बचने का कोई मौका मिले, और यदि वो नहीं बचेंगी तो उनको जो अपेक्षित मुनाफा पहले मिल रहा था वो मुनाफा नहीं मिल पाएगा, है ना। इसके अलावा पर्यावरण टैक्स लगाना शुरू किया गया चीन सरकार के द्वारा। इसके अलावा कामगारों का संकट भी हाल के समय में देखा गया। जाहिर सी बात है, कोविड-19 के दौर ने सबसे पहले तो चीन से ही शुरुआत हुई, और इसके बाद जब इसका प्रभाव व्यापक होता चला गया तो जो भी श्रमिक
हो सकते थे, विभिन्न उद्योग धंधों में कल कारखानों में काम करने के लिए जो आ सकते थे, सस्ती कीमत पर भी आ सकते थे, वो नहीं आने लगे। इसका एक इम्पैक्ट पड़ा कि कामगारों का संकट देखा गया और कोविड-19 का जो असर है पूरे बाजार पर वो सामने दिखा। और यहाँ पर एक वस्तु स्थिति ये भी है दोस्तों कि चीन जो है जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहा है ना? किसके अगेंस्ट में? तो कोविड-19 के अगेंस्ट में, है ना? कोविड-19 के अगेंस्ट में। अब ऐसे में चीन वर्तमान में भी, हाल में भी, अब अन्य देशों में, भारत में ही आप देख लीजिए, भारत जैसे देश में भी बाजार बुरी तरीके से खुल चुका है ना? अब यहाँ पर एज सच कोई डर की बात नहीं दिख रही है, कोई ऐसा भय नहीं दिख रहा है कि फिर से कोविड का कोई दौर शुरू होगा, भगवान न करे ऐसा हो, है ना? लेकिन चीन में वर्तमान में भी जो कोविड-19 से संबंधित जो पॉलिसीज हैं, जो कदम हैं, वो अभी भी अपनाए जा रहे हैं और इस कारण से वहाँ अभी भी बैरियर्स, अभी भी अवरोध की स्थितियाँ इन कंपनियों को झेलनी पड़ रही हैं। ठीक है ना? चलिए आगे इसमें और देखते हैं आगे क्या डायमेंशन है। अब थोड़ा यहाँ पर अब विचार करने की बात आ जाती है कि भाई भारत के पक्ष में इस पूरे मामले में क्या कुछ बिंदु निकल कर सामने आता है। तो पहली बात तो यहाँ पर यह है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर यहाँ जोर दिया जा रहा है ना? जो भी कंपनियां यहाँ पर आए उनको जल्दी से उनको स्वीकृति मिले, अप्रूवल मिले और ताकि वो आराम से वो काम कर सके। सिंगल विंडो सॉल्यूशन की कोशिश की जा रही है भारत सरकार के द्वारा, है ना? और उनको किसी भी स्तर पर कोई अड़चन ना आवे, न प्रशासनिक स्तर पर और न ही वैधानिक स्तर पर, है ना? तो इस कारण से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जब यहाँ पर जोर दिया जा रहा है तो कंपनियां निश्चित तौर पर चाहेंगी कि हाँ, हम यहाँ पर आकर करके अपना कारोबार अच्छे से चलाएं, है ना? साथ ही यहाँ पर भाषाई सहजता की स्थिति भी देखी जा रही है। यहाँ पर सामान्य तौर पर हिंदी में, अंग्रेजी में, है ना, और स्थानीय भाषा में लोग इससे संदर्भित जो गतिविधियां हैं उसको संचालित करने में सक्षम है ना? लेकिन चीन में जो स्थिति है, यदि हम चीन को स्पेसिफिकली देखें तो वहां पर सामान्य तौर पर जो चीनी भाषा है, मंदारिन भाषा है, ये अधिक प्रबल है और इसको लेकर करके वहां पर जो अन्य मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं, काम करती हैं, कारोबार करती हैं, उनको निश्चित तौर पर तुलनात्मक तौर पर उसका सामना करना पड़ता है ना? लेकिन भारत में ऐसा कोई ज्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा भारत का जो ज्यादातर सिस्टम है वो अब डिजिटल हो रहा है ना? तो इसका फायदा भारत अब ले सकता है और इससे इन कंपनियों को यहाँ पर आकर करके काम करने में आसानी हो सकती है। साथ ही यहाँ पर लंबे समय से अवसंरचनागत विकास को जोर दिया जा रहा है, अलग अलग स्तरों पर योजनाओं का संचालन किया जा रहा है और साथ ही यहाँ पर चाहे वो सड़क मार्ग हो, चाहे वो जल मार्ग हो, चाहे वो रेल मार्ग हो, इन सभी के कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग स्तरों पर परियोजनाएं, योजनाएं चलाई जा रही हैं। आपने नाम सुना होगा भारतमाला परियोजना, है ना? भारतमाला परियोजना या फिर सागरमाला परियोजना। बात समझ में आ रही है ना? तो इस लिहाज से यहाँ पर अवसंरचनागत स्तर पर भी अब सहजता और सुगमता की स्थितियां देखी जा रही हैं। तो इन सभी कॉन्टेक्स्ट में ये जो पक्ष हैं, ये पक्ष यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके अलावा भारत के पक्ष में और जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं वो भी यहाँ पर आप समझ लीजिए। एक तो ये है कि यहाँ पर युवा आबादी की उपस्थिति है ना? अब ये जो युवा आबादी है इसका उपयोग यह एक तरीके से मानव संसाधन का काम करता है और इस लिहाज से यहाँ पे कारोबार को और बेहतर तरीके से स्थापित किया जा सकता है और साथ ही उसका व्यापक तरीके से प्रचार और प्रसार भी किया जा सकता है ना? इसके साथ ही यहाँ पर उपभोक्ताओं का भी बेहतर बाजार है ना? उपभोक्ता बाजार भी बेहतर है। तो ये सभी जो कारक हैं, ये सभी कारक दर्शाते हैं कि भारत जैसे देश में यदि हम इन कंपनियों को निवेश को प्रोत्साहित करें तो फिर जो चीन+1 का एक संदर्भ है, जो एक
पक्ष है वह पक्ष यहाँ पर भारत के हित में वो देखा जा सकता है। एक चीज और यहाँ पर देखो, आपको समझने की आवश्यकता है दोस्तों कि जब हम चीन के संदर्भ में बातचीत करते हैं तो ये ध्यान रखने की जरूरत है कि चीन जो है अपने आर्थिक कारोबार को किस तरीके से उसने स्प्रेडिट किया है, उसको फैलाया है ना। आपको पता होना चाहिए कि चीन ने BRI है ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए कई सारे देशों के साथ में संपर्क कायम किया है, ठीक है। इसके अलावा RCEP है ना, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसमें चीन बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। और आपको मैं बताऊं कि भारत जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, भारत इन दोनों में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ना। भारत की अनुपस्थिति है BRI और RCEP में। तो इस संदर्भ में भी भारत के लिए एक अवसर के तौर पर देखा जा सकता है चीन+1 की रणनीति को, है ना। और यहाँ एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि भारत IPEF में भागीदारी निभाने की बात करता है ना। IPEF का मतलब क्या हुआ? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, और इसमें अमेरिका की अगुवाई है। अमेरिका इसमें जो है बहुत बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट कर रहा है। और इस IPEF में, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में, कई सारे ऐसे पक्ष हैं जो कि भारत के लिए उपयोगी हो सकते हैं, है ना। यहां पर ध्यान रखिएगा, निष्पक्ष और लचीले व्यापार को बढ़ावा दिया जा रहा है, व्यापार पर जोर, है ना। साथ ही भ्रष्टाचार पर रोक, है ना। और इसके अलावा कर के जो मुद्दे हैं वो भी यहां पर चेक किए जा रहे हैं, है ना। तो ये सभी जो डायमेंशंस है यहां पर भारत के लिए हितकर हो सकते हैं, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि चीन+1 की जो एक रणनीति की बातचीत चल रही है वह किस एंगल से भारत के लिए वह फेवरेबल हो सकता है। लेकिन एक जो दूसरा पक्ष है ये भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि भाई भारत में अभी भी कुछ ऐसे अवरोध हैं जिसको चेक करने की जरूरत है, जिसको समाप्त करने की जरूरत है। और इसमें से एक है कि भारत जो है सामान्य तौर पर एग्रीकल्चरल इकोनॉमी यानी कि कृषि अर्थव्यवस्था को आधार के तौर पर देखता है, और इस लिहाज से कई ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जिसके कारण मल्टीनेशनल कंपनीज को यहाँ पर सही तरीके से स्थापित होने में और अपने व्यापक प्रचार प्रसार में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो इस लिहाज से इस एग्री इकोनॉमी को और अधिक स्मार्ट करने की आवश्यकता है ना। यहाँ पर ये नहीं सोचना है, ये नहीं लिखना है, ये नहीं बोलना है कि एग्री इकोनॉमी को हम समाप्ति कर दें, ये तो संभव ही नहीं है ना। और ये यदि होगा तो फिर वो भारत की अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी, अपने घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए वह नुकसानदेह हो सकता है कि नहीं। तो इसलिए जो कृषि अर्थव्यवस्था है भारत की, वह तो हमारे अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उसे और अधिक गुणकारी बनाने की कोशिश करनी है, क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव बनाना है। तो इस तरीके से भारत को इन पक्षों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आज की चर्चा में हमने इन सभी डायमेंशंस पर बातचीत की कि चीन+1 रणनीति का मतलब क्या है और इस संदर्भ में भारत कहाँ ठहरता है, भारत इसमें क्या कुछ कर सकता है, और वैश्विक स्तर पर क्या कुछ अन्य ऐसे डायमेंशंस हैं जहां पर चीन जो है एक प्रबल भूमिका के तौर पर देखा जा रहा है। इन सभी के बारे में यहाँ आज की चर्चा में हमने बातचीत की। इसी आधार पर आप एक सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न है, China+1 रणनीति में भारत को चीन के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, वे कौन से कारण हैं जो भारत को चीन का विकल्प बनाते हैं? बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। मैंने इन सभी डायमेंशंस के बारे में चर्चा की। क्यों चीन+1 के बारे में सोचा जा रहा है ये आप बता दीजिएगा, और भारत किस आधार पर एक अल्टरनेटिव के तौर पर, एक बेहतर अल्टरनेटिव के तौर पर सामने आ सकता है, ये आप इसमें उत्तर में लिख सकते हैं। आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, और यदि ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट।